हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं शामिल और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि पोस्ट नेशनलाइजेशन सिनेरियो हो गया, उसके बाद क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या उसके पर्पस थे, और उसके बाद मल्होत्रा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे पोस्ट नेशनलाइजेशन सिनेरियो ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के बाद, राइट। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन, उसमें टोटल 16 पॉइंट्स है, 1616। आप टेंशन ना लो, आपको हर एक पॉइंट आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट वे में, सबसे ईजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसकी पैसे की सिस्टम थी उसमें उसने चेंज किया। क्या चेंज किया, तो उसको बढ़ा दिया, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था जो कंपनीज का, उसको क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया। लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के उसने 100 करोड़ कर दिए और री इंश्योरेंस के 200 करोड़ कर दिए। बस सिंपल है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, लाइफ जनरल इंश्योरेंस के 100 करोड़ कर दिए और री इंश्योरेंस के 200 करोड़ कर दिए, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट्स में है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता था उसको क्या बोला, उसमें क्या बोला गया कि आप जो टोटल, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर का आप टोटल 26% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बट 2014 दिसंबर 2014 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि आप 26 से 49% तक एफडीआई लिमिट, ये एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसे 26% से 49% तक वो लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया। बस, तो इसमें एक ही पॉइंट है, सिंपल याद रख सकते हो कि 26% से 49% कर दिया और पहले 26% था। उसके बाद आता है बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या एग्जिस्टिंग बैंक से उसको अलाउ कर दिया, इंश्योरेंस बिजनेस वो लोग कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एग्जिस्टिंग बैंक्स को क्या बोला गया कि आप लोग इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कर सकते हो। और जो जॉइंट वेंचर्स और रेगुलर इंश्योरेंस जो बिजनेस चलाते थे उसको क्या बोला गया, आप रेगुलर बिजनेस भी चला सकते हो और री इंश्योरेंस भी, यानी कि जॉइंट वेंचर्स को बोला गया कि आप रेगुलर बिजनेस भी चलाओ और री इंश्योरेंस भी चलाओ, उसको ये भी रिकमेंडेड किया गया। उसके बाद लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कि लाइसेंसिंग सिस्टम में अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट यानी यहाँ पे अमेंडेड यानी मेजर चेंजेस किए गए और हर प्राइवेट कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसमें पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया गया, बोला गया। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो जो ट्रेनिंग थी स्टाफ की उसको क्या किया गया, इस टू बी रीडिप्लॉयड किया गया और ऑप्टिमम लेवल तक उसको यूटिलाइज किया जाए, यानी कि उसको बोला गया कि आपके पास जो स्टाफ है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उसको आप लो और उसका इफेक्टिव यूज़ करो, रीडिप्लॉयड इफेक्टिवली यूज़ करो और उसमें से आप मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लो और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो 5 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहला पॉइंट था, उसमें हमने देखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया और लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का 100 करोड़ और री इंश्योरेंस का 200 करोड़। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उसको पहले 26% था और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 26 से 49% कर दिया। उसके बाद हमने देखा बैंक एश्योरेंस, उसमें क्या, कोई भी जो कोऑपरेटिव बैंक और एग्जिस्टिंग सोसाइटीज थी उसको इंश्योरेंस बिजनेस वो लोग इंडिया में कर सकते, और जॉइंट वेंचर्स को बोला गया कि आप इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस भी कीजिए। फिर लाइसेंसिंग सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस लाए गए और उसको मीन्स प्राइवेट कंपनीज को अनेबल किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट कंपनीज को, कि वो इंश्योरेंस बिजनेस में पार्ट ले। उसके बाद जो ट्रेनिंग है उसमें उसका मैन पावर जो था उसके पास, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो था उसका, वो लोग क्या करे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे, मैक्सिमम यूज़ करे। अभी आता है 6 पॉइंट में ओपनिंग न्यू ब्रांचेस ऑफिसेस। तो उसको बोला गया कि आप और ब्रांचेस खोलो इंडिया में, यहाँ पे इंडिया है तो आप और ब्रांचेस खोलो इंडिया में, और इससे क्या होएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक कंट्री में रीच आउट कर सकोगे। इससे क्या होएगा, आप ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पाओगे। उसके बाद बोला गया रूरल और सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन, यानी कि जो न्यू एंट्रेंस है, जो न्यू इंश्योरेंस में आ रहे थे और जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है, उसको बोला गया कि आपको मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। शेयरिंग बिजनेस ऑफ रूरल, सच एज शेयरिंग बिजनेस ऑफ रूरल एंड सोशल सेक्टर्स, तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा और उसको एक एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी डिफाइन किया गया। उसके बाद 8th पॉइंट आता है दोस्तों, उसमें बोला गया कि न्यू स्ट्रेटेजीज
एंड रेगुलेशंस, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजीज एंड रेगुलेशंस भी लाए गए। एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंश्योरेंस कंपनी शुड एडोप्ट एंड न्यू स्ट्रेटेजीज एंड रेगुलेशंस फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनेशन एंड कमीशंस टू द एजेंट। तो जो ये न्यू स्ट्रेटेजीज और रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा रेम्यूनेशन का, और कमीशंस आपको एजेंट्स को उस हिसाब से देना पड़ेगा, एजेंट्स और मार्केटिंग पर्सनल्स को, राइट। तो ये भी एक चेंजेस लाया गया। उसके बाद बोला गया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी जो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसको एडवांस पे लेके जाओ, बेस्ट डेवलपमेंट आईटीज का यूज़ करो, और इससे क्या होएगा, कस्टमर सर्विस जो है, अपनी पॉलिसी होल्डर्स जो है उसको क्या होएगा, बेस्ट कस्टमर सर्विस मिलेगी। उसके बाद ट्रैफिक्स एंड प्रीमियम्स, तो इट इज़ टू बी रिकैलकुलेटेड फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कितना प्रीमियम है क्या है उसको एग्जिस्टिंग जो अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो भी, और आगे के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी आप क्या करो, इम्प्रूव करो, रिकैलकुलेट करो, इम्प्रूव करो और देखो। तो ये 6 to 10 पॉइंट्स में हमने देखा कि नई ब्रांचेस ओपन की गई। उसके बाद रूरल और सोशल सेक्टर्स के ऑब्लिगेशन जो है उसको फॉलो करना कंपलसरी है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में न्यू स्ट्रेटेजीज और रेगुलेशंस लाए गए जिससे क्या होगा, रेम्यूनेशन का पेमेंट हो सके, कमीशन का पेमेंट हो सके, और मार्केटिंग पर्सनल्स और एजेंट्स को, राइट। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो जिससे क्या होगा, बेटर कस्टमर सर्विस दे सकोगे आप पॉलिसी होल्डर्स को। उसके बाद ट्रैफिक्स एंड प्रीमियम्स, यानी कि रिकैलकुलेट करो आपके जो एग्जिस्टिंग और न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसको। उसके बाद 11 पॉइंट में आता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम शुड बी कंटिन्यूड, यानी कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो पहले से था उसको कंटिन्यू किया जाए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सो इट वाज रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस, यानी उन लोगों को एक रिकमेंडेशन दिया गया, किसको, तो इंश्योरर और इंश्योर्ड को, कि वो लोग क्या करें, अकाउंटेबिलिटी का न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें मार्केट में। इंश्योरेंस ओम्बेड्समैन, तो इसमें क्या है, दिस स्कीम शुड बी इनिशियलाइज्ड टू हेल्प इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस। तो ये स्कीम ने क्या किया, ये स्कीम ने हेल्प किया इंश्योर्ड और इंश्योरर को। डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, देर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट यानी ध्यान रखना, इंस्पेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज, यानी इंश्योरेंस कंपनी पे सुपरवाइज करना, अंडरटेक कम्युनिकेशन विथ एनी इंश्योरर और इंश्योरेंस ऑफिस एंड टू फाइंड आउट द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि किसी भी ऑफिस या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत करना, देखना कि इंश्योरेंस बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, वो भी उन लोगों ने एक स्टेप लिया गया, ध्यान रखा गया। उसके बाद आता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसका फुल फॉर्म है IRDA। तो अ स्टैट्यूटरी बॉडी विथ कोऑपरेट वेल, एडवांटेजेस एट पार विथ सेबी बोर्ड and its constitutes was established which came to be known as Insurance Regulatory and Development Authority, यहाँ पर फुल फॉर्म दोस्तों। सो IRDA के मुताबिक, IRDA को कब, IRDA के मीन्स उसके हिसाब से उसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी विथ कोऑपरेट विल, और उसके एडवांटेजेस जिसने सेबी बोर्ड्स ने दिए थे, और उसके कॉन्स्टिट्यूशंस, उसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, और उसको क्या नाम मिला आगे जाके, विच केम टू बी नोन एज IRDA, राइट। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA एक्ट, यानी IRDA एक्ट एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1999 को। जब कब हुआ था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे रिकमेंडेशन है जो 15 के 15 वो वेरीफाई कर दिए, वो कंसिडर्ड कर दिए, वो एग्री कर दिया। उसके बाद एक एक्ट आया जिसका IRDA एक्ट 1999 को आया वो, और दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट, यानी हर स्टेट में ये एक्ट को एप्लीकेबल किया गया सिवाय जम्मू एंड कश्मीर विच दिस एक्ट हैज़ बीन फर्दर मॉडिफाइड बाय द गवर्नमेंट, फिर वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया इस एक्ट में। सो दोस्तों ये थे 16 पॉइंट, जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते। सो सबसे पहला पॉइंट था, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इंक्रीज कर दिया इन्वेस्टमेंट, जिसमें लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का 100 करोड़ और री इंश्योरेंस का 200 करोड़। उसके बाद फॉरेन कंपनीज जिसमें 26% था पहले, उसको 26% से 29% लिमिट इंक्रीज कर दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद बैंक इंश्योरेंस में उसमें परमिशन दे दी एग्जिस्टिंग बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि आप इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो, और जॉइंट वेंचर्स को रिकमेंडेड किया गया कि आप रेगुलर बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस करो आप। उसके बाद लाइसेंसिंग सिस्टम, तो इसमें कुछ मेजर माइनर चेंजेस लेके आए वो लोग, और इसको एक पार्ट यानी इंश्योरेंस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए बोला गया, मोटिवेट किया गया। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोला गया कि आपके पास अभी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो और उसका मैक्सिमम इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन किया जाए।
उसके बाद 6 पॉइंट में हमने देखा कि नए ब्रांचेस खोलो जिससे आप ज़्यादा तक लोगों तक रीच पा सको। उसके बाद रूरल और सोशल ऑब्लिगेशंस जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अंडर एक्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938। न्यू स्ट्रेटेजीज जो भी है और रेगुलेशंस और स्ट्रेटेजीज उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और पेमेंट ऑफ रेम्यूनेशन और कमीशन जो एजेंट को आप देते हो उसको आपको उस हिसाब से कंडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे आप बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सको पॉलिसी होल्डर्स को। उसके बाद ट्रैफिक्स और प्रीमियम्स को रिकैलकुलेट किया जाए एग्जिस्टिंग और न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको सिर्फ कंटिन्यू किया जाए, उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए। फिर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इंश्योरर और इंश्योर्ड को। उसके बाद इंश्योरेंस और मेडसम में ये स्कीम है जो है उसने हेल्प किया इंश्योर्ड और इंश्योरर को। फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑथोरिटी हुई, इसमें जो अथॉरिटी है उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनीज पे ध्यान रखा और इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत की और देखा कि क्या इंश्योरेंस कंपनी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। फिर IRDA एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ जिसमें सेबी और इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस ने एस्टेब्लिश किया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA एक्ट 1999 को हुआ जिस एक्ट में ये एक्ट मीन्स सब स्टेट में लागू हो गए सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के अलावा। और फिर मॉडिफिकेशन इस एक्ट में हुआ। तो बस दोस्तों ये कुछ 16 पॉइंट थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पोस्ट नेशनलाइजेशन का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वो भी आप देखो। उसके बाद आपको ये साथ में लिखना है, एग्जाम में पूछे तो ये सब आपको कंटिन्यूस लिखना है। थोड़ा आंसर बड़ा होएगा बट ये मैंने आपको इजीली समझा दिया है, 2 से 3 बार रिवीजन भी करवाया, सो क्या आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद भी रह जाए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। इसको आपके कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उसको भी सीखने में मदद करो और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों इसके बाद आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। ऑल दी बेस्ट। आपके एग्जाम है तो एग्जाम के लिए, आपके वर्क के लिए, नॉलेज के लिए, और आपको ये वीडियो से ज़रूर कुछ नया सिखाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।